हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है कि जिस तरह 7 से संबंधित है उसी तरह बताना है 9 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो संख्या आएगी कैसे संबंधित होगा, है ना। देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको करना क्या होता है, क्वेश्चन ही ये बोलता है कि जो 7 और 54 रेशियो में दिए गए हैं ना, एक दूसरे से कैसे संबंध है, इनके बीच में क्या संबंध है, क्या लॉजिक है। सेम संबंध सेम लॉजिक को हम लोग 9 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाना होता है। ठीक है, अब इतना ध्यान दीजिए, 2 रेशियो वाली संख्या मुझे मिल गई है 7 और 54। ठीक है, लेकिन 99% केस में क्या होता है कि जो छोटी संख्या होती है, जैसे इसमें छोटी संख्या 7 है, 7 से हम बड़ी संख्या 54 को लाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, 1% केस में ऐसा होता है कि बड़ी संख्या यानी 54 से हम क्या करते हैं, छोटी संख्या की तरफ जाते हैं। ओके, तो देखिए 7 है, 54 है। अगर 54 की बात करें 7 से, तो आप कह सकते हैं कि जो 54 है ना, यह 7 के 8 गुना के पास है ना। यानी कि 7 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 54 दिया है तो -2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो सेम प्रक्रिया हम लोग 9 में कर लेते हैं। अगर हम लोग 9 में क्या कर दें, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आएगा, है ना। और माइनस कितना कर देंगे, 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। लेकिन ऑप्शन में 70 दिया ही नहीं है, यानी कि हम जो तरीका लगा रहे हैं ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम कोई भी तरीका लगाएं, कोई भी लॉजिक लगाएं 7-54 में, वही लॉजिक 9 और क्वेश्चन मार्क में लगाने पर हमारा आंसर भी तो आना चाहिए ना। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो हम कुछ और सोचेंगे। पहली दफ़ा तो आप यही सोचिएगा ना, मैं हर पहलू को बताता हूं ताकि आप इनिशियल में कैसे चीज़ों को लेकर के सोचेंगे। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रो लेवल के हो जाएंगे, तो आप लोग समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है, स्क्वायर करना है या किसी संख्या का गुणा करना है। अब देखिए, फिर भी 7 से 54 ही हमको जाना है, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ हमको जाना है। अब मैंने 8 का मल्टीप्लाई किया तो नहीं बना, तो अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अब मैं क्या करता हूं कि स्क्वायर कर देता हूं 7 का, पहली संख्या का मैं स्क्वायर कर देता हूं। अगर मैं 7 का स्क्वायर कर दूंगा तो आप लोग बोलेंगे क्या, 49 आएगा। और 5 ऐड कर देता हूं तो 49 में अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, तो 54 आएगा ना। तो सेम प्रक्रिया 9 में कर लेते हैं। 9 यानी पहली संख्या का मैं स्क्वायर किया, 9 का जब मैं स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 81 आया, 81 आया। और इसमें कितना ऐड कर दे, 5, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी 49 में भी 5 ऐड किया था तो यहाँ भी कर देंगे 5, तो कितना आ जाएगा, 86। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा आपका, 86 आएगा। और 86 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए, सीरीज का प्रश्न दिया गया है, आपका सीरीज है 3, 11, 27, 59 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है क्या आएगा। देखिए, सीरीज का जब भी आपको प्रश्न मिले ना, तो 2 बातों का विशेष ध्यान दीजिए। पहली बात आपको ये देखना है कि सीरीज जो है असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सीरीज बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में। और दूसरी बात आपको ये देखना है कि जो लास्ट वाली संख्या है, जैसे यहाँ पे 59 है, जो लास्ट वाली संख्या है ना, यह 3 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़ी है क्या। तो आप लोग बोलेंगे सर बहुत ज़्यादा बड़ी है, तकरीबन 15 गुना से भी ज़्यादा है, यानी 18 गुना से भी क्या है, ज़्यादा बड़ी है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो लास्ट वाली संख्या है वो पहली संख्या का बहुत बड़ा है। इसका मतलब अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है और लास्ट वाली संख्या पहली संख्या से बहुत ज़्यादा बड़ी है, उस केस में क्या होता है, कुछ ना कुछ गुणा और प्लस होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो अब देखिए, इतना तो पता है कि कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग डिफरेंस लेंगे नहीं। आप मेरी बातों को ध्यान देंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि सीरीज में आपको गुणा प्लस होगा या डिफरेंस लेंगे, यानी कुछ प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो मैंने बोला कि क्या होगा, कुछ गुणा या प्लस होगा, है ना, कुछ गुणा और साथ साथ प्लस भी होगा। तो 3 में देखिए 11 जो है ना, ये क्या है, 3 के बोलेंगे कि डबल के आसपास है। डबल यानी कि अगर मैं 3 में कितने का गुणा कर दूं, 3 का ही गुणा कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, 9 के आसपास बनेगा, है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम होगा, देखिए ध्यान से, 3 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आएगा ना, 9 आएगा। और प्लस 2 करेंगे तो 11 आएगा। तो अगली बार भी मैं क्या कर दूंगा, 3 का गुणा करूंगा तो ये 33 आ जाएगा। समझिएगा ध्यान से।
तो 33 आएगा तो माइनस मुझे 5 करना पड़ेगा, यानी मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसको नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके देखता हूं। तो 3 दूना 6 आ गया। अगर 6 में मैं 5 का मल्टीप्लाई जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, पुनः अगली बार देखिए 11 है, 11 से 27, तो पुनः मैं 2 का मल्टीप्लाई 11 में कर दूंगा तो 22 आ जाएगा, और 5 ऐड कर दूंगा तो 27 आ जाएगा, है ना। पुनः मैं 27 में क्या करूंगा, 2 का ही मल्टीप्लाई करूंगा और 5 ऐड करूंगा, तो 27 दूना 54 और 54 5 59। तो आप सिंपली देख पा रहे हैं कि हो क्या रहा है कि पहली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करने पर दूसरी संख्या आ रही है, और यह प्रक्रिया हर नंबर में चल रहा है। तो अगली बार भी हम 59 में क्या करेंगे, तो आप लोग बोलेंगे सर कुछ भी नहीं, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस 5 करिए। तो 2 का मल्टीप्लाई 59 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 118 आएगा, और इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 123। कितना, 123 आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ गया, 123, और 123 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिगर काउंटिंग का प्रश्न है। फिगर काउंटिंग का प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे एग्जाम हो, एक प्रश्न पूछा ही जाता है। और जो जनरली आपसे फिगर काउंटिंग का प्रश्न पूछा जाता है ना, वह या तो त्रिभुज काउंट करवाया जाएगा, या तो वर्ग, या तो आयत, यही 3 आपसे पूछा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको त्रिभुज काउंट करवाया जाता है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि इस आकृति में हमको बताना है कि वर्ग कितने हैं। ठीक है, अप्रोच क्या होता है करने का, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमें स्पष्ट दिखता है फिगर, जैसे इसमें वर्ग की बात है, तो जो स्पष्ट मुझे वर्ग दिखेगा उसको मैं काउंट कर लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो कॉम्प्लिकेटेड फिगर है उनमें मैं ढूंढने का प्रयास करूँगा कि कोई वर्ग मिल रहा है कि नहीं। और दूसरी बात हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। ध्यान देने वाली बात है, कई दफ़ा इन सब बातों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब क्वेश्चन सरल रहेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, टफ उसमें है, यानी कि नंबर ऑफ आपको जो फिगर है 30 से ज़्यादा है, उस केस में मेरी बातों का आपको ध्यान रख करके चलेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये ध्यान देना है, ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं क्या करूँ, दूसरी बात, मान लीजिए सपोज करिए कि मैं ऐसा एक डायग्राम बनाता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा 1 2 3 4, 4 ही हो गया, और एक बड़ा वाला अपने आप में 5। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 5 काउंट कर लिया। तो इस फिगर में आप देखेंगे, एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो ए वाली आकृति है ना, बीच वाली छोटी वाली ए वाली, जो ए वाली आकृति है ना, ऐसा एक और बड़ी आकृति है ए वाली। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं केवल बीच वाले में पता कर लूं कि जो बीच वाली आकृति दिया है, वर्ग दिया है, जो इसमें टोटल कितने हैं आपके वर्ग, ठीक है, तो मैं इसका डबल कर दूंगा तो मुझे बड़े वाले में भी पता चल जाएगा कि नहीं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि हूबहू दोनों एक ही जैसे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि इस डायग्राम में अगर मैं बोलूं तो आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं, इसमें 5 है, 1 2 3 और एक 4 और एक इटसेल्फ ए बड़ा वाला 5। तो 5 इसमें है, तो बीच वाले में इसमें भी 5 होगा, बड़े वाले में भी एक 5 होगा। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें टोटल 10 आ गया। आप लोग बोलेंगे इसमें टोटल मैंने कितना ला दिया, 10। अब देखिए एक यहां भी दिख रहा है आपको साइड में किनारे, एक 11, ये भी तो है ना, ठीक है, और एक ये भी तो दिख रहा है, 11 हो गया, कितना हो गया, 10 था, एक और हो गया 11, और एक ये भी तो है ना, इसको मैंने काउंट अब तक नहीं किया है, तो एक और हो गया, यानी कितना आ गया टोटल 10 + 2 यानी 12। यानी इसमें टोटल कितने वर्ग हैं, तो 12 हैं। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई आकृति के सही जल प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए जल प्रतिबिंब बताना है, जो ये दिया गया है आपका, ये जो शब्द दिया गया है आपका, अक्षर और नंबर का जो आपका पेयर दिया गया है, इसका जल प्रतिबिंब बनाना है। आरआरबी ग्रुप डी 2/11/2018 में पूछा गया है। देखिए जल प्रतिबिंब कुछ भी नहीं होता है, जल प्रतिबिंब कुछ भी नहीं होता है। मिरर इमेज का आप लोग प्रश्न पढ़े होंगे, है ना। तो जो मिरर इमेज का प्रश्न होता है ना, तो उसमें मिरर यहाँ होता है, ध्यान से समझिएगा, मिरर यहाँ होता है। लेकिन इसका जल प्रतिबिंब जब हमें बनाना है तो हमें कुछ भी हम नहीं करेंगे, हम मिरर यहाँ रख लेंगे। सिंपली यही होता है। जल प्रतिबिंब का मतलब होता है कि ये जल है, ये जो मिरर है ना, ये जल है। अब इसका प्रतिबिंब मुझे बताना है, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज निकाल लेते हैं, यानी दर्पण को यहाँ पे रख के। तो जाहिर सी बात है जब हम दर्पण यहाँ रखेंगे, ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, दर्पण यहाँ रखेंगे तो नीचे इसका
यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, है ना, समझिएगा। अब आप कैसे करेंगे, तो मैं बोलता हूँ आप लोग ऑप्शन से करिए, सिंपली ऑप्शन से जाइए, ध्यान दीजिएगा, है ना, ऑप्शन से जाइए। जाहिर सी बात है कि जब 6 का नीचे बनेगा तो 6 कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान से समझिए, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो डी में तो होगा नहीं, डी में 9 दिया है सीधा, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा, इनमें सही होगा। अब जानते हैं क्या करिए, सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको 3 को देखिए, 3 को देखिए तो ऑप्शन सी में हूबहू दिया है, तो सी भी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए ए को देखा और बी का, या तो ए होगा या बी। अब इसको मत देखिए, ध्यान दीजिए, अब इस फिगर को मत देखिए, अब अभी मत देखिए। अब ये ए और बी में मिलाइए कि कौन सा डिफरेंट आ रहा है। 9 इसमें भी एक जैसा है, 3, ठीक है, इसमें क्या है, तो आपका जो 3 है ना, ये क्या दिया गया है, गड़बड़ दिया गया है। 3 आपका ऐसे उल्टा दिया गया है, यानी बी भी नहीं होगा हमारा। जब ऐसे बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा इसका मिरर इमेज ना, यानी जल प्रतिबिंब ना, ऐसे उल्टा तो थोड़ी नहीं बनेगा, यानी बी भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप बेसिकली इसको एग्जाम में भी एलिमिनेट करके ऑप्शन करिए, ईजी होता है और कुछ भी नहीं होता है ना। आप लोग ऐसा मत करिए कि नीचे बनाने लगिए इसका, तो फिर दिक्कत होगा, टाइम लग जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 8 + 5 = 1340 सत्य है तो 4 + 6 का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, पूछ लिया जाता है इस प्रकार का प्रश्न। देखिए सिंपली हमको देखना है ना, जैसे इन्होंने 8 + 5 को 1340 कैसे लिखा है, ये सत्य है, इसको कैसे लिखे हैं, तो सेम हम 4 + 6 को लिख देंगे। जिस प्रक्रिया से 8 + 5 = 1340 लिखेंगे, उसी प्रक्रिया से 4 + 6 का मान हम क्या लिख लेंगे, सेम प्रक्रिया से। तो ध्यान से 8 + 5 = 1340 को हम ध्यान से देखते हैं तो एक बात दिखता है कि 8 और 5 का सम कर देंगे तो 13, जो यहाँ 13 है ना, ध्यान से देखिए। और 8 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40, जो लास्ट का 2 डिजिट है। तो इसमें हुआ है कुछ भी नहीं, सिंपल सा क्या हुआ है कि जो 8 + 5 है ना, इसको एक बार सम किया गया है तो 13 आया है, और एक बार मल्टीप्लाई कर लिया गया है, 8 + 5 को मल्टीप्लाई कर लिया है तो 40, और इसी चीज़ को लिख दिए हैं ए 1340। तो सेम प्रक्रिया हम लोग 4 + 6 में भी कर लेंगे। एक बार जोड़ेंगे तो 4 6 जोड़ेंगे 11, और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, यानी कि कितना आ जाएगा, 1124, है ना। तो 1124 किस ऑप्शन में दिया गया है, 6 4 10, 6 के 24, और माफ़ी चाहते हैं यहाँ पे 10 आएगा ना, हम ऐड करेंगे तो 10 आएगा ना, तो 1024 होगा, यानी कितना आएगा, 1024 आपका आएगा, और 1024 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। किरण का रोहन से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक होता है अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, और एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम और बाकी जितने भी और एग्जाम होते हैं जिनमें रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा हो नहीं सकता है कि ब्लड रिलेशन से आपको एक प्रश्न न मिले। तो इसलिए ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक होता है बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है ना। तो हमारा अप्रोच क्या होगा और आपका अप्रोच होना क्या चाहिए। देखिए एसएससी और रेलवे में जनरली इसी तरह स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन देगा, है ना, इसी तरह स्टेटमेंट से क्वेश्चन देगा। और जब स्टेटमेंट से क्वेश्चन देगा तो कई लोग इसको कैसे करते हैं, तो ओरली कर लेते हैं, कई लोग ओरली कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग ओरली मत कीजिए, क्योंकि कई दफ़ा गलत होने का चांस ज़्यादा हो जाता है जब हम इसको ओरली करते हैं, है ना। तो हमारा अप्रोच क्या होगा और आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि सिंपली आप जनरेशन ट्री बनाइए। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जो भी आपको डाटा क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एक जनरेशन ट्री बनाएंगे, और फिर उस जनरेशन ट्री के आधार पर जो हमसे पूछा गया है उसको हम फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए बोला है कि किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है, कोई लड़की किरण है, रोहन भैया क्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, रोहन क्या कहता है, रोहन एक लड़का है, वो क्या बोलता है किरण की ओर इशारा करके कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। जो रोहन बोल रहा है ना, कि रोहन बोल रहा है कि मेरे जो किरण है, किरण जो है ना, देखिएगा रोहन को मैं थोड़ा सा आर लिखता हूं तो थोड़ा सा आसानी रहेगा, आर से रोहन, ठीक है। रोहन बोलता है कि वह किरण लड़की है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री, यानी रोहन का दादा तो रोहन के पिताजी, ठीक है, के पिताजी, यही तो रोहन के दादा हुए, है ना। तो बोला है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी रोहन के दादा के इकलौते पुत्र रोहन के पिताजी केवल की पुत्री है, यानी रोहन के पिताजी की पुत्री होने का मतलब क्या हो गया, रोहन जी के पिता की पुत्री है, कौन, किरण, के से किरण, पुत्री का मतलब माइनस, माइनस ये डिनोट करता है कि वो लड़की है, प्लस मतलब लड़का, ठीक है। तो अब देखिए
रोहन के पिताजी ही की लड़की है किरण, तो रोहन और किरण में क्या संबंध होगा, पूछा क्या है, किरण का रोहन से क्या संबंध है, तो किरण रोहन की क्या लगेगी, सिंपल सी बात है, एक ही बाप के बेटा बेटी हैं, तो जो किरण लगेगी क्या लगेगी, रोहन की भाई बहन लगेगी, क्योंकि किरण का पूछा है, किरण क्या लगेगी, रोहन की तो बहन लगेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो किरण है और रोहन की क्या है, बहन। सिंपली आप देख भी पा रहे हैं कि रोहन की पिताजी ही की लड़की है भाई, तो उसकी बहन ही तो लगेगी ना, है ना, तो किरण क्या लगेगी, रोहन की बहन लगेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर कोई भी पॉइंट आपको इसमें समझ में ना आए, चाहे किसी भी क्वेश्चन के सोल्यूशन में अगर मैं जो बताता हूँ, तो आप लोग कमेंट करके दोबारा जरूर पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैं उसको आपको बताऊँगा, है ना। और एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मान लीजिए कोई आप ब्लड रिलेशन का सवाल कर रहे हैं, चाहे रीजनिंग का कोई भी सवाल कर रहे हैं और आपसे नहीं हो रहा है, चाहे उस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, तो एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसका फ़ोटो खींच करके और इस पे भेज सकते हैं 8604130059 मेरा नंबर है। इस पे आप लोग चाहे रीजनिंग का सवाल है, एटलीस्ट आप मैथ का भी सवाल पूछ सकते हैं, है ना, आपको मैं तुरंत सोल्यूशन उसका बताऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलती है, उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 2 मीटर चलती है, उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलती है, तो वह अपने आरंभिक स्थिति से कितने मीटर दूर है। देखिए डायरेक्शन का प्रश्न है, और डायरेक्शन का प्रश्न भी एक टॉपिक होता है रीजनिंग में, है ना। इससे भी आपके एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, एसएससी में एक प्रश्न बनता ही है। सिंपली जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला होता है वैसे वैसे हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक बेसिक बात पता होना चाहिए डायरेक्शन के लिए, जो आप सभी को पता है होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, यानी ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, यही तो होता है ना, यही तो होता है डियर। तो आप लोग बोलेंगे हाँ गुरुजी, क्योंकि ये डायग्राम ये पता होना चाहिए कि कौन सा दिशा किस दिशा की तरफ होता है, कौन सा डायरेक्शन किस ओर होता है। अगर मैं आपसे बोलूं, सपोज करिए कि आप 5 मीटर पूरब चलो, तो आप भैया इधर ही चलोगे ना, 5 मीटर पूरब। ध्यान से समझना मेरी बात, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरब इधर है इसलिए आप इधर चलोगे। अगर मैं आपसे यही बात बोलूँ डियर कि आप लोग दक्षिण चलो 5 मीटर, तो आप लोग नीचे 5 चलेंगे दक्षिण, क्यों, क्योंकि नीचे भाई दक्षिण तो नीचे ही जाएगा ना, नीचे दिशा है दक्षिण वाला, तो इसलिए हम लोग नीचे एरो लगा के बनाएंगे 5 मीटर। तो ये बेसिक बात है, आप सबको पता होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा डियर, ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पहले बनाते हैं। राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है। अब आप ही लोग बताइए मैं उत्तर कहाँ बनाऊंगा, तो ऊपर बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि भैया उत्तर जो है ना, ध्यान से समझिए, उत्तर जो है ना वो किधर है आपका, तो इधर है, ऊपर है, तो मैं ऊपर 3 मीटर बनाया। फिर दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलती है। अब यहाँ से क्या करती है राखी, यहाँ से दाहिने मुड़ जाती है, दाहिना यही होगा, दाहिने मुड़ करके 4 मीटर चलती है, 4 बना दिया, ठीक है। उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर, अब देखिए यहाँ से पुनः दाहिने मुड़ेगी और 2 मीटर चलती है, कितना, तो 2 मीटर चलती है। मैं उम्मीद करता हूँ लेफ्ट राइट में कोई दिक्कत नहीं होता होगा ना। देखिए बात समझिएगा ध्यान से, अगर मैं डंडी लगा दूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेफ्ट राइट में यानी बाएं दाएं में कोई कंफ्यूजन होता होगा। अगर इस डंडी के सपेक्ष में मैं बोलूँ, डंडी ऊपर की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ, तो मैं बोलूँ कि इसका दायां कौन होगा, इसका बायां, तो इसका बायां ए होता है, ठीक है। इसका बाएं क्या होता है, तो ए इधर होता है, यानी इस साइड बाएं होता है, और इधर क्या होता है, दाएं होता है। ध्यान दीजिएगा, इधर दाएं होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। जैसे इनिशियल में बोला था क्या कि 3 मीटर उत्तर की ओर चली, उत्तर बनाया था, पुनः दाहिने मुड़ने के लिए बोला था, तो मैं यहाँ से इधर मुड़ा था, क्योंकि दायां इधर है। ध्यान से समझ पा रहे हैं, ठीक है, यानी इधर LHS होता है, इधर RHS होता है, लेफ्ट राइट, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, अब आगे क्या बोल रहा है कि उसके बाद क्या करती है, उसके बाद पुनः दाहिने, यहां से पुनः दाहिने मुड़ेगी। तो जब यहां से दाहिने मुड़ करके 4 मीटर चलेगी, देखिए यहां से दाहिने मुड़ाते हैं और 4 मीटर चलाते हैं, क्योंकि 4 मीटर आके यहां सट जाएगा। क्यों सटेगा, क्योंकि ये 4 मीटर ये पूरा डिस्टेंस है ऊपर वाला, तो ये भी तो 4 ही मीटर है ना, तो ये सट जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे पहुंच गई है, ये फाइनल पॉइंट है इसका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या है, ये फाइनल पॉइंट है, F है, और इनिशियल पॉइंट क्या था, ए था, ठीक है, ये 4 है। अब हमसे पूछ रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर दूर है। इनिशियल पॉइंट ए है ना,
है ना, और ये फाइनल पॉइंट है, इसी बीच के डिस्टेंस, यही डिस्टेंस बताना है हमें। ये डिस्टेंस कितना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 है ना, यहाँ से यहाँ तक 3 है और इतना 2 है, तो मैं इतना 2 बोल सकता हूँ ना, क्योंकि ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। अब इतना 2 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 3 है तो 2 में से 3 निकल जाएगा, 3 में से 2 निकलेगा तो ये कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, वो यानी 1 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 मीटर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है जिस तरह जूता चमड़ा से संबंधित है उसी तरह बताना है वस्त्र क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। सेम आपका 1 नंबर का सवाल है, वहां पे आपको संख्याएं दी गई थी, वहां यहाँ पे आपको शब्द दिया है। करने का सेम तरीका होता है। कई दफा आपसे क्या करेगा, यहाँ पे अल्फाबेट का पेयर दे देगा, जैसे यहाँ पे JKL M रेशियो MNP पुनः रेशियो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके दे देगा। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो कुछ भी क्या, चार ही तरीके का क्वेश्चन बनता है इसमें। या तो नंबर देगा, या तो आपको शब्द देगा, या तो आपको अल्फाबेट का पेयर देगा, या चौथा या तो अल्फाबेट का पेयर और नंबर का मिक्सअप करके दे देगा। करने का सेम तरीका होता है। जो भी 2 पेयर के जो शब्द दिए गए हैं इनको हम देखेंगे कि ये दोनों भैया आपस में इनका कैसा प्रेम है, किस तरह का प्रेम संबंध इनके बीच में है, बाइसेक्सुअल है कि स्ट्रेट है कि लेस्बियन है, कैसे हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। और सेम अगर मान लीजिए ये लोग लेस्बियन होंगे तो लेस्बियन इनको भी बनाना पड़ेगा, हमको जबरदस्ती बनाएंगे, इनको वस्त्र को भी बनाएंगे और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे भी जो भी है उनको हम बनाएंगे, है ना। समझ पाए होंगे आप लोग। कहने का मतलब सिंपल सा कि जैसे इन दोनों में प्यार होगा वही प्यार हम लोग यहाँ पे दोनों में लगाएंगे, ठीक है, चाहे प्लस का प्यार हो चाहे माइनस का। इसके लिए थोड़ा सा आपको शब्दों पे पकड़ अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात बोलूं जूता और चमड़ा दिया है तो आप लोग बोलेंगे सर जो जूता होता है ना, ध्यान से समझिएगा, जो जूता होता है ना, जो जूता होता है यह चमड़ा से बनता है, चमड़ा से बनता है। तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर सही है कह रहे हैं, इतने भी आप बुर्बक आदमी नहीं है, सही बात बोल रहे हैं कि जो जूता होता है चमड़ा से बनता है। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, अब जो जूता होता है उसमें और सारी कई चीज़ें होती हैं। जैसे उसको सिलने के लिए क्या होता है, पतला से क्या होता है, धागा टाइप का होता है, तो वो भी इसी का भाग होता है जूते का। लेकिन मेजर जो कंपोनेंट होता है, तो आप लोग चमड़े का जूता पहने होंगे या देखे होंगे, जैसे वुडलैंड का आता है, चमड़े का जूता आता है, ठीक है। तो जो बेसिकली जूता मेजरली यूज होता है जूता बनाने में वो क्या होता है, चमड़ा होता है। तो मैं बोला कि जूता है चमड़ा से संबंधित कैसे, क्योंकि जो जूता है वो चमड़े से बनता है। उसी तरह वस्त्र जो है ना वो किससे बनता है, तो क्या कंबल से बनता है, आप लोग बोलेंगे नहीं। लुगदी से बनता है, नहीं। रबर से बनता है वस्त्र, नहीं। धागा से बनता है, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए धागा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूज मत होइए। धागा, एक तो कपड़ा जो होता है उसको हम सिलते हैं वो भी एक धागा होता है, बात समझिएगा। और जो कपड़ा होता है, जो फैब्रिक होता है, वो भी पतले पतले धागों से बुन करके बना होता है। आप लोग कभी कपड़ों को, फटे कपड़ों को ध्यान से देखेंगे तो आप पतले पतले धागों से बना होता है वस्त्र, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका धागा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आकृति 1, 2 और 3 में दर्शाई गई हैं। अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। डाइज है, डाइज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। अगर डाइज इजी भी होता है, अगर एक बार आपने अच्छे से डाइज को कर लिया तो ये क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया, यानी 2 नंबर कहीं नहीं गया। लेकिन डाइज में 1-2 बातें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए, तभी आप कम से कम समय में, ये 2 सेकेंड का सवाल है, ठीक है, आप आसानी से जल्दी से करके निकल जाएंगे, ठीक है। 5 के विपरीत पूछा है। अब इतना तो क्लियर है, ध्यान दीजिएगा बात। अगर मैं डाइज 1 को देखूं और 2 को देखूं, है ना, कोई भी अगर मेरे पास 2 डाइज है, बात समझिएगा ध्यान से, कोई भी अगर मेरे पास 2 डाइज है और उन 2 डाइजों में एक संख्या कॉमन है, जैसे एक डाइज 1 और 2 में हम देख पा रहे हैं कि 5 कॉमन है। अगर 2 डाइज में एक संख्या कॉमन है तो बाकी हम विपरीत सबका निकाल लेते हैं। कैसे, तो क्लॉकवाइज चल के, क्लॉकवाइज इसमें भी चलेंगे इसमें भी चलेंगे, हम निकाल लेंगे सबका विपरीत, आप सबको पता है। लेकिन ध्यान से तीसरे डाइस को भी जब मैंने देखा, तीसरे डाइस को भी देखा, अरे पूरा दुनिया तो करेगा ही ऐसे। जब मैं तीसरे डाइस को देखा तो मुझे एक चीज़ दिखा दूसरे और तीसरे डाइस में कि भैया दूसरे और तीसरे डाइस में 1 और 6 2 संख्याएं कॉमन है। 1 और 6 2 फलक पे 2 संख्याएं कॉमन है, ठीक है। तो जब 1 और 6 दोनों डाइज में है कॉमन, तो जो बची जो संख्याएं होती है ना वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यानी जो 5 है ना वो 4 के विपरीत हो जाएगा,
क्या होगा, 5 4 के विपरीत हो जाएगा। और हमसे यही पूछा था कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 आएगा। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि जब भी किसी दो डाइस के दो फलक की संख्याएं कॉमन होती हैं तो दोनों डाइस के तीसरे फलक की जो अलग अलग संख्याएं होती हैं वह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं आप करेंगे, जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा, आपने देखा कि यहाँ पे भी दो संख्या कॉमन है, यहाँ पे भी दो संख्याएं कॉमन है। ठीक है, तो आपका 5 जो बची संख्याएं हैं 5 और 4 एक दूसरे के विपरीत है और यही हमसे पूछा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है जो सभी 3 खेल खेलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से एक बात समझिएगा, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा जो इसमें अक्षर है उन लोगों को प्रतिनिधि करता है जो तीनों खेल खेलते हैं, यानी फुटबॉल, कबड्डी और क्रिकेट। अब ध्यान से मेरी बात एक समझिएगा, सिंपल सी बात। जैसे मैं इस डायग्राम की बात करूं क्रिकेट वाले का, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्रिकेट वाले की बात करूं तो इसमें यू भी है। तो यू अक्षर के बारे में क्या बोलेंगे, यू लोग के बारे में मैं क्या बोलूंगा कि भाई जो यू है ना, देखिए यू जो है ना केवल क्रिकेट यानी एक ही वर्ग में है, किसी और वर्ग में कॉमन आ रहा है क्या, या कबड्डी या फुटबॉल में जा रहा है क्या, यू नहीं जा रहा है। यानी यू ऐसे लोग हैं, ध्यान से समझिए मेरी बात, ठीक है डियर, यू ऐसे लोग हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि भाई केवल ये क्रिकेट वाले वर्ग में ही है और किसी वर्ग में नहीं है ना। तो आप लोग बोलेंगे जी सर बात तो सही कह रहे हो आप। ठीक है, अगर मैं टी की बात करूं, टी भी तो क्रिकेट खेलता है ना, क्योंकि क्रिकेट वाले वर्ग में है ना। लेकिन जो टी है ना बेचारा कबड्डी वाले वर्ग में भी आ रहा है। देखिए ध्यान से, कबड्डी वाले वर्ग में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो टी लोग ऐसे टी लोग हैं ना जो क्रिकेट तो खेलते ही हैं, कबड्डी भी खेलते हैं। क्यों, क्योंकि टी जो है ना क्रिकेट वाले वर्ग में भी आ रहा है और कबड्डी वाले वर्ग में भी आ रहा है। तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर सही तो बोल रहे हो। ठीक है, उसी तरह अगर मैं भी की बात करूं तो भी देखिए आपका फुटबॉल वाले वर्ग में भी आ रहा है और क्रिकेट वाले में। तो मैं ये भी फिर बोलूंगा कि भी ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों मतलब खेलते हैं। अब हमसे क्या पूछा था, ध्यान से समझिएगा, हमसे पूछा था कि कौन सा उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो सभी तीनों खेल खेलते हैं, मतलब वो कबड्डी भी खेले, फुटबॉल भी खेले, क्रिकेट भी खेले। तो अब देखिए अगर मैं एस को ऑब्जर्व करूं तो एस को मैं देख पा रहा हूं, ध्यान से समझिए, एस को मैं देख पा रहा हूं कि क्रिकेट में भी आ रहा है, क्रिकेट के वर्ग में भी आ रहा है, कबड्डी के वर्ग में भी आ रहा है। देखिए आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे, और आपका फुटबॉल के वर्ग में भी आ रहा है। यानी यस ऐसे लोग हैं जो तीनों कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट ये लोग तीनों खेलते हैं। क्यों तीनों खेलते हैं, क्योंकि एस जो है कबड्डी वर्ग में भी आ रहा है, फुटबॉल वर्ग में भी आ रहा है और क्रिकेट वर्ग में भी आ रहा है। इसलिए एस लोग ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं और यही हमसे पूछा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 3 शब्द दिए गए हैं, महिला, डॉक्टर, कवि, है ना। इन 3 शब्दों से क्या करना है, महिला, डॉक्टर, कवि दिए हैं। इन 3 शब्दों से क्या करना है, एक हमको डायग्राम बनाना है जो इन तीनों शब्दों को रिप्रेजेंट करता हो, है ना। सिंपल सा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखिए अगर मैं महिला की बात करूं और डॉक्टर की बात करूं और कवि की बात करूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं महिला को पकड़ता हूं, बात समझिएगा, बहुत मजेदार बात है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होइएगा इसमें, इस तरह के प्रश्न में तो आप गलती कर दीजिएगा। मेरी बात एकदम बढ़िया से समझिए, मैं क्या बताना आपको चाहता हूँ। अगर मेरी बात पकड़ लिए ना तो इस तरह का क्वेश्चन कैसा भी है आप उसको निपटा देंगे, है ना। देखिए मैं अगर बात बोलूं, महिला को मैं पकड़ता हूं, मैं महिला को ही पकड़ता हूं। ऐसा मत सोचिए कि सर जी महिला के ही पीछे क्यों पड़ गए, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, महिला प्यारी ही होती हैं तो महिला को ही पकड़ लेते हैं, कोई बात नहीं। डॉक्टर को नहीं पकड़ते हैं, भैया सुई भी लगा देंगे। कवि को मैं नहीं पकड़ता हूँ, क्यों नहीं पकड़ता हूँ कि कवि लोग क्या होंगे, कविताएं सुनाने लगेंगे, इसलिए थोड़ा गाना वाना सुनाते तो कवि के पास पहले चलते हैं। लेकिन आप जा सकते हैं कवि के पास, ऐसी कोई मतलब मेरे तरफ से पाबंदी नहीं है, आप जा सकते हैं। डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं आप, मेरे तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मैं महिला के पास जाऊंगा। क्यों मैं महिला के पास जाऊंगा, क्योंकि महिला ऐसी है ना इसमें जो हमारा काम सरल करेगी। बात समझिएगा मेरी बात ध्यान से, महिला इनमें ऐसी है तीनों शब्दों में कि डायग्राम बनाने में मेरा सहायता बहुत ज़्यादा करेगी, है ना। अब देखिए मैं महिला की बात करूँ तो महिला और डॉक्टर में कोई रिलेशन होता है क्या, तो आप लोग बोलेंगे हाँ गुरुजी
महिलाएं भी डॉक्टर होती हैं, सभी महिलाएं नहीं लेकिन कुछ महिलाएं डॉक्टर तो होती है ना। आप लोग बोलेंगे हाँ गुरु सही बोल रहे हो, ऐसी तो बात बिल्कुल सही कह रहे हो। बात समझिएगा, अस्पताल में जाते हैं तो महिला डॉक्टर मिलती है ना, बिल्कुल मिलती है। तो कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, पुरुष भी डॉक्टर होते हैं, है ना। तो मैं ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, महिला बनाया। अब एक बात ध्यान से समझिए, महिला को मैं डब्लू से लिखा, वुमेन मतलब महिला। आप लोग पूरा मत लिखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही शॉर्ट में लिखना है डब्लू मतलब वुमेन महिला। तो कुछ महिलाएं क्या है, डॉक्टर हैं, ध्यान से समझिए। तो मैं डी से डॉक्टर, तो मैंने कुछ महिलाएं जो ये हैं ये क्या है, डॉक्टर हैं, है ना। तो मैंने बना दिया। अब मैं आता हूं, ध्यान से समझिए, कवि पे आता हूं। तो अगर महिला की बात करूं, ध्यान समझिए महिला की, तो कुछ महिलाएं भी तो कवि होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि केवल मतलब कि पुरुष ही कवि होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। महिलाएं भी कवि होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भैया कुछ महिलाएं भी क्या हैं, कवि हैं। क्या है, कुछ महिलाएं भी कवि हैं। बात समझ गए। तो अब देखिए, अभी मैंने बोला था कि कुछ महिलाएं डॉक्टर भी हैं, और यहां मैं बोल रहा हूं कुछ महिलाएं कवि भी हैं। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि नहीं, कुछ महिलाएं ऐसी होंगी भैया जो कवि भी होंगी और डॉक्टर भी होंगी। ऐसा हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है भाई। कुछ महिला तो ऐसी होंगी ना जो डॉक्टर भी होंगी और कवि भी होंगी, बिल्कुल होंगी। तो अब अगला जो हम बनाएंगे डायग्राम कुछ इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे एक क्या हो गया, कवि, के से क्या हो गया, कवि, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। डब्लू मतलब महिला, ठीक है, और डी मतलब डॉक्टर, ठीक है, और के मतलब कवि। तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, है ना। अब देखिए, मैंने ये बोला था ना कि कुछ महिलाएं कवि हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं कवि हैं, ये हैं कि नहीं, कुछ महिलाएं यहाँ पे कवि। कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो डॉक्टर और कवि भी हैं। तो यहाँ पे वो आ गई, है ना। तो कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो दिए गए संख्या युग्म के से संबंधित है, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है, एसएससी का फेवरेट प्रश्न है, एसएससी पूछती है। अभी आपका सीजीएल का पेपर हुआ था, आप लोग आंसर की उसका आ चुका है, अब तो रिजल्ट भी आने वाला है। मेंस का एग्जाम डेट आ गया है। मेंस में भी एसएससी सीजीएल मेंस में भी रीजनिंग पूछती है ना। तो आप लोग हर सेट में आपको मिलेगा। अभी एमटीएस का पेपर हुआ है, अभी आंसर की नहीं आया है, आ जाएगा 2-4 दिन में। आप लोग जब आंसर की आ जाएगा तो आपको पेपर गूगल पे मिल जाएगा या तो फिर टेलीग्राम पे आप लोग जाके देखेंगे। तो हर शिफ्ट में इस तरह का एक क्वेश्चन पूछता है, हर शिफ्ट में, है ना। तो पूछ क्या रहा है ना कि सिंपल पूछ रहा है कि जिस प्रकार से 1695 संबंधित है, जिस तरह से 635 संबंधित है, यानी जिस तरह से 1695 का संबंध होगा उसी तरह 635 का संबंध होगा। उसी तरह बताना है कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन चारों में से कौन सा हूबहू 1695 और 635 जैसे रिलेशन से संबंधित है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें बहुत बड़ी बात है नहीं, तोप है नहीं। तो हमने देखा कि 16, अभी मैं बताया था जो क्वेश्चन ऊपर पहला नंबर था, तो मैं बोला था कि रेशियो में 2 संख्याएं होती है ना, तो जो बड़ी संख्या होती है ना उसको छोटी संख्या से लाते हैं। अभी मैं बताया था ऊपर, बिल्कुल बोला था। तो मैं 95 को जब देखा तो मैं कहा भैया 1695, इस 1695 जो है ना ये क्या है, अगर मैं 16 का 6 गुना कर दूं तो 16 छक्के 96, यानी 6 गुना के आसपास 95 है। तो 16 में अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 96 आएगा। लेकिन यहाँ 95 है तो -1 कर देंगे तो 95 आएगा। यानी मैंने पहली संख्या में 6 का मल्टीप्लाई करके 1 माइनस किया तो दूसरी संख्या आया। पुनः यहाँ पे भी मैं सेम करता हूँ, 6 पहली संख्या में 6 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 36 आया, और -1 किया तो कितना आया, 35 आया, है ना। बिल्कुल। तो हो क्या रहा है कि पहली संख्या में 6 का मल्टीप्लाई करके -1 करने पर दूसरी संख्या बन रही है। तो अब ऑप्शन में चेक कर लेता हूं कि कौन सा ऑप्शन के पहले संख्या में 6 का मल्टीप्लाई करके -1 करने पे दूसरी संख्या बन रही है। अगर मैं 8 में 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, 48 आएगा, और -1 कर दूंगा तो 47 आएगा, जो कि गलत है। यहाँ पे 48 दिया है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। अगर मैं बी की बात करूं तो बी का पहला संख्या 13 है, 13 में मैं 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 78 आएगा, और मैं -1 कर दूंगा, इसमें से -1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 77 आएगा, जो कि दिया गया है दूसरी संख्या। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। सिलॉक्स का प्रश्न है और सिंपली सिलॉक्स के प्रश्नों को कैसे करते हैं, तो जो कथन दिया गया है उससे हम डायग्राम बनाएंगे, फिर उस डायग्राम के आधार पे निष्कर्ष देखेंगे कि कौन सा सही है। ठीक है, देखिए दिया गया है कथन एक, क्या दिया गया है, सभी त्रिभुज वृत्त हैं। जितने भी त्रिभुज हैं वो क्या हैं, तो वृत्त हैं। जितने भी त्रिभुज हैं वो वृत्त हैं। अब ध्यान दीजिए, पूरा नहीं लिखना है डियर, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, एग्जाम नहीं निकलेगा, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग, है ना। पूरा कभी मत लिखिएगा, त्रिभुज पूरा नहीं लिखना है। टी से ट्रायंगल होता है तो टी लिखिए इनिशियल लेटर, सर्कल वृत्त होता है सी लिखिए। ठीक है, सभी त्रिभुज वृत्त है, मैंने बना दिया। उसके बाद दूसरा बोल रहा है सभी वृत्त वर्ग हैं। जितने वृत्त हैं वो क्या हैं, आपके वर्ग हैं। वर्ग स्क्वायर होता है, एस से स्क्वायर मैंने बना लिया। क्या बना लिया, एस से मैंने स्क्वायर बना लिया। अब हमसे इसी डायग्राम पे देखेंगे निष्कर्ष क्या बोल रहा है और क्या निष्कर्ष इस डायग्राम के आधार पे निकल जाएगा, देखेंगे। पहला बोला है सभी त्रिभुज वर्ग हैं। जितने भी ये ट्रायंगल है ना, ये क्या है, वर्ग हैं। बिल्कुल बात सही कह रहा है, क्योंकि भाई जितना भी ये त्रिभुज है यह स्क्वायर के अंदर ही तो, बड़ा वाला स्क्वायर है इसके अंदर ही तो है ना, तो मैं बोल सकता हूं ना कि सभी त्रिभुज वर्ग हैं। तो पहला तो सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ त्रिभुज वर्ग नहीं है। जो ये कुछ त्रिभुज हैं ये वर्ग नहीं है। भैया कैसे हो सकता है, जब सभी त्रिभुज वर्ग हैं तो कुछ कैसे नहीं हो सकते हैं, तो दूसरा गलत है। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो एक लाइक कर दीजिएगा। यदि शब्द एक्सेलरेशन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कौन सा अक्षर उस क्रम के बीच में आएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अब ये बोले हैं ना कि इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हमको इनको व्यवस्थित करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए ए है, ए के बाद सी, सी के बाद ई, एल ई, यानी रेंडमली कोई भी यहाँ पे अक्षर आ रहा है, ऐसा नहीं है इनका कोई क्रम है ना। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम का मतलब ये होता है कि पहले ए ही आएगा, उसके बाद ही बी आएगा। बी के बाद मान लीजिए आपके पास सी और डी है तो यहाँ सी लिखेंगे तब डी लिखेंगे। यानी कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए से जेड तक जिस क्रम में होते हैं ना, यानी बी के पहले ए आता है तो हम उसी तरह इसमें पहले जो आता है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार तो पहले क्या आता है, ए आता है। तो हम लोग ए जहाँ जहाँ होगा सबसे पहले उन सभी को लेंगे। ए यहाँ भी है, 2 ए लिखा। अब ए के बाद क्या आता है, बी आता है, लेकिन बी नहीं है। उसके बाद क्या आता है, सी आता है, सी है तो मैंने सी लिख दिया। 2 बार सी है, सी लिख दिया। सी के बाद डी आता है लेकिन इसमें डी नहीं है। डी के बाद ई आता है, ई 2 जगह है तो मैंने लिख लिया, ई भी लिख लिया। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, ई हो गया। ई के बाद एफ आता है, एफ नहीं है। एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, जी भी नहीं है। जी के बाद एच, एच है नहीं है। एच के बाद क्या आता है, तो आई आता है, आई क्या है, एक जगह है तो ए भी लिख लेंगे। आई के बाद जे आता है, बिल्कुल नहीं है। जे के बाद के आता है, के भी नहीं है। के बाद एल आता है, एक जगह है, उसको भी लिख लेते हैं। एल के बाद क्या आता है, एम नहीं है। उसके बाद एन आता है तो एन है तो एन को लिखेंगे। एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, ओ को लिख लेंगे। ओ के बाद पी आता है, पी नहीं है। पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, क्यू नहीं है। क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है, आर एक जगह है, लिख लेते हैं। आर के बाद क्या आता है, तो एस आता है, एक जगह है, लिख लेते हैं। एस के बाद क्या आता है, टी आता है, एक जगह है, लिख लेते हैं। अब क्या करिए, मैंने सबको लिख लिया। अब एक बार सभी अक्षरों को काउंट करिए और यहाँ भी सभी अक्षरों को काउंट करिए। यहाँ मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 है। तो यहाँ भी 13 होना चाहिए ना भाई, बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसलिए मैं काउंट कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कोई अक्षर छोड़ दिया हूँ। अगर इसमें कम अक्षर होंगे तो फिर मेरा सवाल गलत हो जाएगा ना, इसलिए एक बार काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि तो निम्न में से कौन सा अक्षर उस क्रम के बीच में आएगा, यानी अब इसमें कौन सा बीच में आ रहा है ना। तो 13 है टोटल, तो 6 एक तरफ ले लेते हैं। 6 एक तरफ कर लिया, 6 एक तरफ कर लिया। 1 2 3 4 5 6, बीच में क्या आ गया, आपका आई आ गया। 1 2 3 4 5 6, यानी बीच में आपका आई आएगा और आई किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के निकटतम सदृश्य है। देखिए एसएससी पूछती है इस तरह का प्रश्न। ये पूछ रहे हैं ना कि ये आपका जो चित्र दिया गया है ना, प्रश्न चित्र, तो ऑप्शन में कौन सा इसी के जैसा, इसी के समान है।
ठीक है, मतलब जैसा इसमें है आकृति सेम ऑप्शन में, किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है क्या? नहीं। सिंपली देखिए ऑप्शन से, ऑप्शन ए में भी नहीं है। बी में है क्या? बिल्कुल नहीं है। बी में देखिए एक ही वाला है, तिरछा वाला एक ही है, आकृति एक ही है बी में, तो बी भी नहीं होगा, है ना। सी को चेक किया तो सी भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये जो है ना, इसको क्रॉस ऐसे ऐसे ये किया है ऐसे, और इसमें क्या है इस तरह से दे दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता है ना। दोनों साइड को जो परपेंडिकुलर साइड है उनको क्या कर रहा है, छू रहा है, दोनों लाइनें छू रही हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं एक जगह। इसमें सी में ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो डी में चेक कर लेते हैं। डी में आपका दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। डी में देखिए बिल्कुल हूबहू इसी के जैसा है, सदृश्य है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।